स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लास 12 का जो हमने इशू ऑफ शेयर स्टार्ट किया था उसका है नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले जो हमने किया था इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, बट इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। आप कैश में इशू नहीं कर रहे, मीन्स जब भी आप शेयर्स इशू करेंगे उसके अगेंस्ट आपको कैश नहीं रिसीव होगा, या फिर आप कैश के अगेंस्ट नहीं इशू शेयर्स कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आप समटाइम्स कोई बिजनेस में आपको कोई फिक्स एसेट की नीड होती है, आपको कोई एसेट परचेज करनी है, कोई फिक्स एसेट, जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज की या अदर प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपने उस फिक्स एसेट को परचेज किया। अब उस फिक्स एसेट को जब आप परचेज करते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट भी करनी होती है। अगर मैं जनरली आपसे एक एंट्री पूछूं कि जब आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं, मैं एक मशीनरी का ही एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर कि परचेज मशीनरी फॉर कैश, आप क्या ट्रांजेक्शन करते हैं? परचेज मशीनरी फॉर कैश, यहाँ पर मैंने मशीनरी परचेज की कैश के अगेंस्ट, तो मैं एंट्री करती हूँ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने कैश में मशीनरी पे की परचेज की। अदर हो सकता है ऑप्शन परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पर परचेज किया। अगर क्रेडिट पर करते हैं तो आप कैश मेंशन नहीं करते, वहां पर वेंडर का नेम मेंशन कर देते हैं। जिस भी वेंडर से क्रेडिटर से आपने परचेज की वहां पर उसका नेम मेंशन करेंगे। इन केस आपका नेम मेंशन नहीं है तो वहां पर आप क्रेडिटर्स और वेंडर्स भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गई अगर आप क्रेडिट पर मशीनरी को परचेज करेंगे। अब बात आती है कि जब मैंने कैश में मशीनरी परचेज की तो मैंने कैश पेमेंट कर दिया। जब क्रेडिट पर मैं परचेज करती हूँ तो मैं कैश पेमेंट नहीं करती, वहां पर पहले मैं उस वेंडर को अपनी बुक्स में उसका बैलेंस शो करूंगी, मीन्स क्रेडिट करूंगी उस वेंडर को, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं पेमेंट करूं उस वेंडर के नेम से फिर मैं पेमेंट करूं, वेंडर को डेबिट करूं और तब कैश को मैं क्रेडिट करूं। सेम एज इट इज अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बात करूं कि अब मुझे कुछ शेयर्स पर मतलब कुछ मशीनरी परचेज करनी है, बट ना तो मैं उसके अगेंस्ट अभी कैश से पेमेंट करूंगी, ना ही मैं बैंक के थ्रू पेमेंट करूंगी, मेरे पास अभी कोई भी अमाउंट नहीं है उसको पे करने के लिए। बट मैं यहाँ पर उस वेंडर को बोल रही हूँ कि मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगी इन द फॉर्म ऑफ कैश और चेक और डीडी, मेरे पास अभी कोई अमाउंट नहीं है आपको पे करने के लिए, तो मैं आपको उस मशीनरी की कॉस्ट के अगेंस्ट शेयर्स इशू कर दूंगी। मेरी कंपनी के जो शेयर्स है मैं वहां पर आपको शेयर्स उतनी वैल्यू को दे दूंगी, तो आप मशीनरी की कॉस्ट को उस शेयर्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने एंट्री लिखी परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम ए वेंडर। Whenever I will purchase an asset from a vendor and I will issue shares against the cost of that asset. तो जब फर्स्ट एंट्री सिंपल हम वही करेंगे कि जब मैं उस एसेट को परचेज करूंगी तो मैं एंट्री करूंगी सन्ड्री एसेट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसेट का नेम हो सकता है, तो मैं जो एक जनरल एंट्री बता रही हूँ सन्ड्री एसेट्स मीन्स व्हेन एवर यू परचेज एनी टाइप ऑफ एसेट, आपको वो उस एसेट्स का वहां पर नेम मेंशन करना होगा। बट एक जनरल पर्पस के लिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि मैं उस एसेट को कैश में परचेज कर रही हूं। मैंने यहाँ पर लिखा है परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम अ वेंडर। मैंने एक वेंडर से एक एसेट परचेज की तो मैंने एंट्री कर दी फर्स्ट एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब जब उस वेंडर को पेमेंट करने का टाइम आएगा तो मैं क्या करूंगी, उसे कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करूंगी, बट उसको मैं शेयर्स इशू कर दूंगी। तो नेक्स्ट जो एंट्री हम करेंगे दैट इज वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर उस वेंडर को आप पेमेंट करने के लिए एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आप यहाँ पर शेयर्स इशू कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो शेयर्स के थ्रू, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू भी तो है, आपके शेयर्स की कुछ वैल्यू है। अगर आप वो वैल्यू पे कर रहे हैं, कैश की फॉर्म में नहीं पे कर रहे, बैंक के थ्रू नहीं, बट उस वैल्यू के शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर करेंगे टू शेयर कैपिटल। अब ये बात आ गई कि जनरली मैंने एक कोई एसेट परचेज किया, फिर उस एसेट की पेमेंट मैंने शेयर्स के थ्रू की, तो आपने ये एंट्री कर दी। समटाइम्स क्या होता है कि कोई एक बिजनेस भी हम परचेज करते हैं। अब मेरे से रिलेटेड कोई अदर बिजनेस है और उन्होंने अपना बिजनेस अगर सेल करना है, या फिर हम ये कहते हैं कि हमें आपका बिजनेस परचेज करना है। आपने जनरली ये भी देखा होगा कि जैसे हम कोई स्कूल टेक ओवर होता है, या फिर कोई एक बिजनेस मे बी कुछ भी रीजन हो सकता है, उनका पर्सनल रीजन, या फिर लग रहा है कि उनका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन कोई अदर वेंडर उनका बिजनेस परचेज करना चाह रहा है, या ये भी हो सकता है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है, तो वो अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, अपना गुडविल सेल कर रहे हैं उसके साथ। तो कोई जो भी अदर वेंडर परचेज करेगा उस बिजनेस को, तो उसमें काफी सारी उनको बिजनेस में जो भी रिलेटेड टर्म्स होती है, जैसे कि उस बिजनेस में एसेट्स कितनी है, उस बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, क्योंकि जब आप कंप्लीट बिजनेस परचेज कर रहे हो तो उस बिजनेस से रिलेटेड ईच एंड एवरी आइटम, जो भी एसेट्स होंगी वो भी आपकी हो जाएंगी अगर आप परचेज करते हो, जो लायबिलिटीज उस बिजनेस की होंगी जो उनको पे करनी थी वो भी अब आपकी लायबिलिटीज हो जाएंगी, वो आपको पे करनी होंगी। तो यहाँ पर जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो एक परचेज कंसीडरेशन वैल्यू डिसाइड होती है कि हम आपका बिजनेस टोटल इतनी वैल्यू में परचेज करेंगे, दैट विल कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। उसके बाद जो आइटम्स गिवन है बैलेंस शीट में, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो भी आइटम्स गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है, वो ऑलरेडी उसी वैल्यू पर हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपकी एसेट्स में। तो एक हम एग्जांपल अब लेते हैं कि जब आप कोई बिजनेस को परचेज करते हैं तब हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग की बुक्स में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परचेज ऑफ बिजनेस। अब जब आप बिजनेस परचेज करेंगे तो आपको पता है कि बैलेंस शीट में आपको हर एक आइटम की डिटेल गिवन होती है कि कौन कौन सी एसेट्स है, लायबिलिटीज कौन कौन सी है, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, एसेट्स में कैश, बैंक, अदर फिक्स एसेट्स। तो आपके पास क्योंकि अब मेंशन होगा क्लियरली कि कौन कौन सी एसेट्स है, तो आप एंट्रीज भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगी। देखो टोटल वैल्यू जो आप यहाँ पर वेंडर को पे करते हैं वो ऑलरेडी आपकी डिसाइडेड हो चुकी होती है। मे बी जब आपने, मैं एक एग्जांपल उससे पहले ये देती हूँ कि आपने बिजनेस को परचेज करने के लिए जो एक वैल्यू एग्रीड वैल्यू हुई कि हम इतने में आपका बिजनेस परचेज करेंगे, जो परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं हम, परचेज कंसीडरेशन वैल्यू में भी आपने डिसाइड किया कि हम 50 लाख आपके बिजनेस की वैल्यू लगाते हैं, हम 50 लाख में आपको बिजनेस परचेज, आपका बिजनेस परचेज करेंगे। अब यहां पर ये कंपलसरी नहीं है कि आप जब बिजनेस 50 लाख की आपने वैल्यू लगाई उस बिजनेस को परचेज करें तो कंप्लीटली उसके अगेंस्ट आप शेयर्स इश्यू करेंगे, ऐसा कुछ एक कोई रूल नहीं है। आप कुछ एक पेमेंट कैश या बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, कुछ आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, मे बी अगर आपके पास बीपी है, कोई बिल्स पेबल है, उनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मीन्स डिफरेंट वेज है, मतलब कहीं ना कहीं एक स्टेप ये इंक्लूड है इसके अंदर कि आप बिजनेस अगर कोई परचेज करते हैं तो उसकी पेमेंट के अगेंस्ट आप शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम वहां पर ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करते हैं। जो भी एसेट्स आपके पास गिवन है, सन्ड्री एसेट्स, जो भी एसेट्स गिवन है, मे बी मैं अभी यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स ही लिख रही हूं, क्योंकि जो आपको एसेट्स गिवन होंगी बैलेंस शीट के अंदर या आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, मैं एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि मे बी आपको मशीनरी भी गिवन हो, प्लांट एंड मशीनरी गिवन हो, या फिर कंप्यूटर हो,
कोई फर्नीचर हो, जो भी एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन होगी वो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेंशन करनी होगी, मेंशन सेपरेटली। जो भी एसेट्स के नेम हो वो आपको विद अमाउंट सेपरेट सेपरेट यहाँ पर मेंशन करने होंगे। वट एवर द अमाउंट इज गिवन आप सबको डेबिट करेंगे। ये हो गई आपकी एसेट्स की साइड। फिर मे भी कुछ लायबिलिटीज भी गिवन होंगी आपकी। आपको पता है कि लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे टू सन्ड्री लायबिलिटीज। आपने यहाँ पर लायबिलिटीज भी मेंशन कर दी। अब बात आती है कि आपने टोटल वेंडर को पेमेंट कितने की करनी है। आपने वो लिख दिया अमाउंट वेन टू वेंडर। जब भी आप परचेज करेंगे तो वेंडर को तो आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि आप उस वेंडर से परचेज कर रहे हैं, तो उसका नेम आप यहाँ मेंशन करेंगे कि टोटल वेंडर को आपको कितनी पेमेंट करनी है। अब बात आती है कि यहाँ पर अगर आपको पता है कि जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल होता है, तो इन केस आपका डेबिट बैलेंस एक्सेस आ रहा है क्रेडिट बैलेंस से, आपका क्रेडिट बैलेंस कम है और डेबिट बैलेंस एक्सेस है, तो इट मींस जो आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आपका लेफ्ट रहेगा, जो डिफरेंस आ रहा है, जो बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट होगी आपकी बैलेंसिंग फिगर, अगर आपका क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचेगा तो वो आपका बैलेंस होगा कैपिटल रिजर्व का बैलेंस। तो यहां पर आप लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। अब मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है लेकिन डेबिट साइड का टोटल कम है, तो उस केस में क्या होगा, जो यहां पर बैलेंसिंग फिगर होगी आपकी वो होगी आपकी गुडविल के नेम की। तो आपको जब भी कोई परचेज और बिजनेस की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरली इस एंट्री को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल चेक करना होगा, और जहां पर भी डिफरेंस होगा, डेबिट साइड में डिफरेंस होगा तो वो आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। इन केस क्रेडिट साइड का अगर बैलेंस आपका बच रहा है तो दैट इज कैपिटल रिजर्व। देखो यहाँ पर अगर आप जो वेंडर से टोटल परचेज कर रहे हैं बिजनेस, अगर आपने हाई वैल्यू में बिजनेस परचेज किया है, आपने वेंडर को जितना पेमेंट करना था उससे ज्यादा अगर आपकी डेबिट साइड की वैल्यू आ रही है, मींस आपने हाई वैल्यू पर बिजनेस परचेज किया, तो वो हाई प्राइस क्यों पे कर रहे हैं आप, क्योंकि आपकी गुडविल की वैल्यू, आपके बिजनेस की गुडविल थी, तो आप वो गुडविल की वैल्यू पे आउट कर रहे हैं यहाँ पर, तो दैट्स वाई डेबिट में जो बैलेंस होगा वो गुडविल के कारण होगा। अगर आपका कम वैल्यू पर अगर आप परचेज कर रहे हैं बिजनेस, मींस अगर क्रेडिट साइड पे अगर आपका डिफरेंस बच रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व होगा, आपके लिए एक टाइप से प्रॉफिट होगा आपके बिजनेस के लिए, जो ट्रांसफर होता है आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि गुडविल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैपिटल रिजर्व, अगर आपके पास एक मैं एग्जांपल दूं, अगर हम देखें कि गुडविल की वैल्यू आपने टोटल डिसाइड किया कि हम बिजनेस को 50 लाख में परचेज करेंगे, और अगर मैं एसेट साइड देखती हूँ तो जो मेरी नेट एसेट्स आ रही है, मींस नेट एसेट्स मींस सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो एक नेट एसेट्स की वैल्यू, आप जब भी कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो उसमें एसेट्स जो होती है वो आपकी हैं। अब जो जितनी वैल्यू की वो एसेट्स हैं आप उससे ज्यादा परचेज प्राइस पे कर रहे हो। जो परचेज कंसीडरेशन है, आपने बोला कि मैं 50 लाख में बिजनेस परचेज करूंगा, लेकिन अगर मैं नेट एसेट्स की बात करती हूँ कि लायबिलिटीज को पे आउट करने के बाद जो उस बिजनेस की एसेट्स थी दैट इज ओनली 40 लाख रुपीज की नेट एसेट्स थी, तो आपने परचेज प्राइस यहाँ पर दिया 50 लाख जो आपने डिसाइड किया, बट एसेट्स थी जो नेट एसेट्स थी वो ओनली 40 लाख वैल्यू की थी। तो यहाँ पर जो 10 लाख आप हाई प्राइस पे कर रहे हो वो किस लिए पे कर रहे हो, क्योंकि उस बिजनेस की गुडविल थी, गुडविल के रीजन की वजह से यहाँ पर आप 10 लाख हाई प्राइस पे कर रहे हैं।
दूसरी बात करते हैं हम कैपिटल रिजर्व की। अब कैपिटल रिजर्व इससे रिवर्स केस होगा कि आपकी जो नेट एसेट्स हैं, जितने में आपने टोटल बिजनेस परचेज किया, परचेज वैल्यू आपकी कम है लेकिन एसेट्स की वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में ज्यादा है, तो वो आपके लिए गेन हुआ क्योंकि एसेट्स आपके पास आई ज्यादा वैल्यू की हैं लेकिन आपने पेमेंट बिजनेस के अगेंस्ट कम प्राइस की है। रिवर्स केस ले लेते हैं हम यहाँ पर कि जो आपकी एसेट्स हैं वो 40 लाख की हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस को परचेज कर रहे थे 30 लाख में, तो यहाँ पर आपके लिए जो गेन है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा आपका, दैट इज 10 लाख का आपका कैपिटल रिजर्व में आपके लिए टाइप से गेन है, क्योंकि जितनी बिजनेस की वैल्यू थी उससे कम वैल्यू में आपने उस बिजनेस को परचेज किया। तो ये टर्म गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व एक टाइप से इस एंट्री के अंदर आपकी बैलेंसिंग फिगर होंगी जो आपको फाइंड आउट करनी होंगी।